नमस्कार। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं मेंबर हेल्थ नीति आयोग, सेक्रेटरी हेल्थ जेएस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डीजी आईसीएमआर will be joining in due course. So I'll request Secretary Health to start the briefing, please. Sir. नमस्कार। हमेशा की तरह हम आपको पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहेंगे इन्फेक्शन के वर्तमान स्टेटस का। देश में रिकवर्ड केसेस की संख्या अब 82,90,000 हो गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। और रिकवरी रेट जो है वो 93% है इस समय देश का। एवरेज 46,701 केस रिकवर हुए प्रतिदिन पिछले सप्ताह। अगर हम पिछले सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो 46,701 केसेस रिकवर हुए, और उसी सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो औसतन हर दिन 40,365 नए केस रिपोर्ट हुए। यानी पिछले 7 दिनों में हर एक दिन रिकवर होने वाले केसेस की संख्या और नए केस रिपोर्ट होने की संख्या के बीच में लगभग 6,300 का अंतर था, और ये अंतर लगातार बना रहा पूरे सप्ताह। अब तक 12,65,00,000 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो अब 7.0% हो गया है। और अगर आप डेली पॉजिटिविटी रेट देखें पिछले सप्ताह का तो वो 4.1% है। तो ये बड़ी बातें हैं। रिकवर्ड केसेस हैव क्रॉस्ड 82,90,000। Recovery rate is more than 93%. 46,700 odd cases recovered on an average every day last week, and roughly 40,300 odd cases were reported as new cases on an average every day last week. So the difference between the new cases and the recovered cases throughout the 7 days of the last week has been more than 6,000 every day. And we have conducted more than 12.5 crore tests. The positivity rate is continuously declining. Daily positivity rate is 4% and cumulative positivity rate is 7%. केसेस पर मिलियन के हिसाब से भी अभी भारत विश्व के उन देशों में से है जहां बहुत ही कम केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं। 6,430 केस हैं प्रति मिलियन पॉपुलेशन, जबकि ऐसे भी देश हैं जहां ये संख्या 30,000 से ज़्यादा है। अगर पिछले 7 दिनों का देखें, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि पिछले 7 दिनों का हम इसलिए देखते हैं कि ये बताता है कि विश्व में पेंडेमिक कैसे बदल रहा है। कई देश थे जहां की एक सप्ताह से पहले इतनी भारी संख्या में नए केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले सप्ताह में वहां ज़्यादा मात्रा में नए केसेस आए हैं। तो अगर केवल पिछले सप्ताह के आंकड़ों को देखें विश्व भर में, तो हमारे देश में 211 नए केस हो रहे हैं प्रति मिलियन पॉपुलेशन, जबकि अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 2,500 या 3,000 से भी ज़्यादा प्रति मिलियन केसेस, नए केसेस हुए पिछले एक सप्ताह में। उसी प्रकार से यदि हम मृत्यु को देखें, ये क्यूमुलेटिव है, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो हमारे देश में 94 प्रति मिलियन है, जो कि अभी भी विश्व के काफ़ी कम मृत्यु वाले देशों में से है। अनेक विकसित देश ऐसे हैं जहां ये 600, 700 और उससे भी ज़्यादा प्रति मिलियन पॉपुलेशन का है। जिस प्रकार से हमने आपको नए केसेस का पिछले सप्ताह का आंकड़ा बताया था, उसी प्रकार नई मृत्यु के अगर हम आंकड़े देखें केवल पिछले सप्ताह के विश्व में, तो हमारे देश में 3 मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन हुई। यानी हमारे यहाँ जो मृत्यु की दर है कोविड से वो लगातार घट रही है। लेकिन अनेक देश ऐसे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ की ये संख्या लगातार बढ़ रही है, और 25, 40, 60 मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन पिछले एक सप्ताह में रिकॉर्ड किए गए। ये मैंने आपको पिछली बार आश्वासन दिया था कि मैं आपको ये आंकड़ा दिखाऊंगा। ये है कि प्रतिदिन देश कितने टेस्ट करते हैं।
जो लाल रंग का ग्राफ है वो अमेरिका को दिखाता है, जो नीले रंग का ग्राफ है, एम आई राइट, कि लाल इंडिया को दिखाता है, ओके, रेड इज इंडिया, रेड इज इंडिया। जो लाल रंग का ग्राफ है वो भारत को दिखाता है, जो ब्लू कलर्ड ग्राफ है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिखाता है, जो ग्रीन रंग का ग्राफ है वो रशिया को दिखाता है, जो ब्राउन है वो फ्रांस को दिखाता है, और जो ब्लैक है वो यूके या यूनाइटेड किंगडम को दिखाता है। ये आंकड़े सितंबर 16 से लेकर 15 नवंबर तक के हैं, यानी ये लगभग 2 महीने के आंकड़े हैं। साप्ताहिक आधार पर औसतन प्रतिदिन टेस्ट किसने कितने किए, तो आप देखेंगे कि रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से प्रतिदिन औसत टेस्ट करने की संख्या के आधार पर हमारा देश कहीं आगे, बहुत आगे। अमेरिका से भी आप देखेंगे कि कुछ सप्ताहों में जो लाल ग्राफ है वो नीले ग्राफ से ऊपर है, यानी सितंबर के सप्ताह में लाल ग्राफ ऊपर है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऊपर है, 27 अक्टूबर वाले सप्ताह में ऊपर है, उसके बाद फिर नीचे भी गिरा है। तो ये दिखाता है कि हमने अपने प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि की है। प्रतिदिन होने वाले नए केसेस की संख्या लगातार घट रही है देश में, और 29,163 केसेस 17 नवंबर को यानी पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। ये काफ़ी अरसे के बाद 30,000 से कम ये संख्या गई है, लेकिन अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारा ये मानना है कि दुर्गा पूजा और अन्य जो त्यौहार अभी हुए हैं, दिवाली और कुछ राज्यों में इलेक्शन, उसका प्रभाव अभी भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव समाप्त हो गया है। तो इसलिए इस पूरे सप्ताह और आने वाले सप्ताह में भी हमें नए केसेस की संख्या पर बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर हम देखें कि जो हर दिन होने वाली नई रिकवरीज हैं और हर दिन होने वाले नए केसेस हैं, उनमें किस प्रकार का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो हम ये पाएंगे कि पिछले 45 दिन में लगातार जो लोग ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार ज़्यादा है, और जो नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार दिन प्रतिदिन कम है। तो ये भी एक ट्रेंड है जो दिखाता है कि कुछ हद तक कुछ राज्यों में इन्फेक्शन को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। अब हम देखें कि आखिर जो एक्टिव केसेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। आज भी देश के एक्टिव केसेस का 76% से अधिक 10 राज्यों से आता है। लगभग 19% केसेस महाराष्ट्र में हैं। ये एक्टिव केसेस हैं, यानी वो केसेस जो अभी भी अस्पताल में हैं या अभी होम आइसोलेशन में हैं। ये हिस्टोरिकल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से केरला में एक्टिव केसेस के 15.5% हैं, दिल्ली में लगभग 9% हैं, पश्चिम बंगाल में 6% से कुछ अधिक हैं, कर्नाटक में 5% से अधिक हैं, उत्तर प्रदेश में 5% हैं, एंड सो ऑन। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसको हम स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रतिदिन देखते हैं और राज्यों के साथ साझा करते हैं। अब दिल्ली की बात हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि विगत कुछ दिनों में भारत सरकार ने यूनियन होम मिनिस्ट्री और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर के नेतृत्व में दिल्ली की स्थिति पर न केवल कड़ी नज़र रखी है, बल्कि दिल्ली के लिए कई प्रोएक्टिव कदम भी उठाए हैं। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, और वो कदम क्या हैं उसके बारे में फिर डॉक्टर पॉल आपको अवगत कराएंगे। ये दिल्ली में होने वाले औसत प्रतिदिन टेस्ट्स का आंकड़ा है, जो ये दिखाता है कि जून में औसत प्रतिदिन टेस्ट बहुत कम होते थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू हुए और सितंबर में वो लगभग प्रतिदिन 50,000 से 57,000 टेस्ट होने लगे। लेकिन फिर वो एक प्लेटो
पर चले गए, यानी वो एक तरह से समतल हो गया ग्राफ, और टेस्ट बढ़ने की जो दर थी वो रुक गई। ऐसी परिस्थिति में जब ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैल रहा हो और टेस्ट की दर समतल हो जाए या प्लेटू हो जाए, तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि अनेक पॉजिटिव लोग हमारे नेटवर्क से छूट जाएं और वो फिर समाज में इन्फेक्शन को फैलाने का काम करें। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर हम प्रतिदिन होने वाले कंफर्म्ड केसेस, यानी जो नए केस हर दिन रिपोर्ट होते हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री को देखें दिल्ली में जून से लेकर आज तक, तो आप देखेंगे कि जून से लेकर जून के मध्य तक ये नंबर बढ़ रहा था और लगभग 3600 से ज़्यादा पॉजिटिव लोग हर दिन आने लगे थे। उसके बाद फिर भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले लोगों में डॉक्टर पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर गुलेरिया शामिल थे, यानी एनसीडीसी शामिल था, आईसीएमआर शामिल था, एम्स न्यू दिल्ली शामिल था, नीति आयोग शामिल था। उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला और आप देखेंगे कि जून के बाद लगातार ये नंबर घटता गया और अगस्त के मध्य तक ये नंबर घटा, लेकिन उसके बाद फिर से दैनिक नए केसेस की संख्या में वृद्धि होने लगी और ये 17, 18, 19 सितंबर तक बढ़कर हर दिन 4300 से ज़्यादा नए केस दिल्ली में आने लगे। फिर ये संख्या घटी और अक्टूबर में ये 2800 हो गए, लेकिन उसके बाद से निरंतर बढ़ रही है। हालांकि पिछले 48 घंटे में केसेस की नंबर कम हुई है, लेकिन इससे अभी हम कोई अर्थ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि त्योहारों में जो भी कुछ व्यवहार हमने, आपने और समाज ने किया, उसके परिणाम अभी हम इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में देखेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में केवल 3794 के लगभग केसेस आए हैं, लेकिन उससे 2 दिन पहले हमने 6900, 8000 ये लेवल भी देखे हैं। तो इसलिए इसको अभी और देखने की आवश्यकता है। अब जो प्रतिदिन मृत्यु होती हैं, अगर उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि उसमें भी जिस प्रकार से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसी प्रकार से मृत्यु की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले लगभग 1 सप्ताह में दिल्ली में 90 से अधिक मृत्यु प्रतिदिन कोविड से हुई हैं। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको मिलकर चिंता करनी है और हम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कौन से वो बड़े निर्णय हैं जो कि भारत सरकार के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों में लिए गए हैं। पहला निर्णय तो ये हुआ कि जो ओवरऑल बेड की कैपेसिटी है, यानी बिस्तरों की अस्पताल में जो संख्या है, उसको बढ़ाया जाए और आईसीयू बेड्स की जो संख्या है उसे और अधिक बढ़ाया जाए। तो ये पहला बड़ा निर्णय है जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, डॉक्टर पॉल आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय हुआ कि दिल्ली जो प्रतिदिन 50,000 से 60,000 टेस्ट करता है, उन टेस्ट्स को दुगना कर दिया जाए, यानी अब हम 1 लाख या 1,20,000 टेस्ट हर दिन दिल्ली में करें। ये कैसे होंगे, इसके बारे में भी एक स्ट्रैटेजी, एक व्यू रचना की गई है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। जब हम टेस्ट की संख्या बढ़ाते हैं तो ये आवश्यक है कि आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो भी ठीक होना चाहिए। राइट मिक्स of RT-PCR and rapid antigen test, that is absolutely essential, and going ahead we will ensure that in Delhi this does not become lopsided in the favor of rapid antigen tests. So that is another thing that the strategy for Delhi is emphasizing. तीसरा बिंदु ये है कि दिल्ली में जो भी एक्टिव केसेस हैं उसमें एक भारी संख्या, एक बड़ी संख्या अपने घरों में होम आइसोलेशन में है और उनको सुबह शाम उनकी पूछताछ की जाती है कि
उनके ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, उनको टेम्परेचर है कि नहीं, अन्य क्या लक्षण हैं। हमने ये पाया है कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। दिस सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड ऑगमेंटेड। वो कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी भी डॉक्टर पॉल आपको अभी बताएंगे। इसके अलावा जब हम अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाते हैं, आईसीयू बेड्स बढ़ाते हैं, तो ये भी आवश्यक होता है कि हम उस अनुपात में डॉक्टर और नर्सेज भी उपलब्ध कराएं। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सेज भारत सरकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे दिए जा रहे हैं, जो आर्मी के डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वहाँ से दिए जा रहे हैं, और जो केंद्रीय सरकार के अस्पताल हैं यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एम्स, वहाँ से भी दिए जा रहे हैं। तो वो भी क्या व्यवस्था है वो हम आपसे साझा करेंगे। ये भी बहुत आवश्यक है कि जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, यानी जब भी कोई व्यक्ति टेस्ट में पॉजिटिव आया तो उसके नज़दीकी लोग कौन थे, किनके संबंध में वो रहता था, तो वो कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। तो जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो कई बार उन कॉन्टैक्ट्स को हम तुरंत आइसोलेट या क्वारंटाइन करना भूल जाते हैं। उसकी वजह से हालांकि कॉन्टैक्ट चिन्हित हो जाते हैं, द कॉन्टैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, लेकिन हम उनको खुला छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी घूमें। द कॉन्टैक्ट्स आर लेफ्ट फ्री टू मूव इन द नेबरहुड और इन द मार्केट और टू द ऑफिस और एनी अदर पब्लिक प्लेस। तो ये जो चीज़ है, जो कमी थी कि कॉन्टैक्ट्स को न केवल आइडेंटिफाई किया जाए लेकिन उनको तुरंत क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जाए, इस पर भी हमने बल दिया है और इसके भी रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये भी कहा है कि दिल्ली में इस समय लगभग 4000 कंटेनमेंट एरियाज हैं। ये जरूरी है कि इन 4000 से कुछ अधिक कंटेनमेंट एरियाज में जो भारत सरकार का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उस कंटेनमेंट एरिया में हाउस टू हाउस सर्च होगी फॉर एक्टिव केसेस, कितनी बार होगी, किस प्रकार से होगी, वो भी उसमें भी कुछ ढिलाई आ गई थी, तो उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं यानी जो घर घर जाके एक्टिव केस सर्च करते हैं, उनकी संख्या को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उन टीम्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो जो मैन पावर है वो कुछ जो दिल्ली की एमसीडीज़ हैं वहाँ से आएगी, कुछ मैन पावर जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके यहाँ से आएगी, कुछ डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम से आएगी, कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से आएगी। तो उनको भी हम ऑगमेंट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि कंटेनमेंट जोन्स में बहुत सख्ती से ये सारी कंटेनमेंट की कार्रवाई हो। और अंत में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको हम लगातार आपके समक्ष दोहराते रहे हैं, विनती करते रहे हैं, वो ये कि सब लोग लगातार मास्क पहने, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न केवल न लगाएं बल्कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, और एक जनरल जो डिसिप्लिन अनुशासन का माहौल है जिसमें लोग ये माने कि इन्फेक्शन समाप्त नहीं हुआ है। बड़े सेक्शन समाज के अभी भी वल्नरेबल हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। एक नई चीज़ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में अब हम जोड़ना चाहते हैं, हालांकि उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है लेकिन इसको भी ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाना चाहिए, वो ये है कि यदि आप में कोई भी लक्षण है इस बीमारी का तो तुरंत आपको टेस्ट कराना चाहिए। That is also now part of the behavior change communication that we are emphasizing. Don't be hesitant to get yourself tested because now testing has become easier. Testing is virtually on demand and we are doubling the capacity of daily tests in Delhi. So therefore, we would request that as part of COVID appropriate behavior, people must ensure that if they are having any symptoms, they must access the nearest testing facility. Thank you. Thank you, sir. I request Member Health Niti Aayog, sir.
धन्यवाद। सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें ओवरऑल पिक्चर का जायज़ा दिया और दिल्ली के पैंडेमिक सिचुएशन को डिटेल से आज आपके सामने प्रस्तुत किया और जो फैसले हुए हैं उनकी भी चर्चा करी। मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने 15 नवंबर को एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी। उसमें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी आए थे, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी वहाँ पे उपस्थित थे और एक मिनिस्ट्री से और दिल्ली सरकार के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स एंड टीम वहाँ पे उपस्थित थी और चर्चा हुई कि दिल्ली में जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसका कि आपने संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन देखा, उसका जायज़ा लिया गया और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए और यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मिलके इस एक्सेलरेटेड एक्शन को कार्यान्वित करेंगे। इसके लिए जो फैसलों को कार्यान्वित करना है वो हुआ और चल रहा है और भी आगे होगा और पूरा कोऑपरेशन दिल्ली सरकार से यूनियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो अब ये क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जो कि खतरनाक नंबर की तरफ, खतरनाक माहौल की तरफ ले जा रही थी, बहुत ज़रूरी हो गया था कि अपने जो स्ट्रेटजी के हमारे बिंदु हैं, पिलर्स हैं ऑफ पेंडेमिक कंट्रोल, उनमें पूरी और तेज़ गति लाई जाए, पूरी एनर्जी झोंक दी जाए और इकट्ठे होकर उसका मुकाबला किया जाए। बहुत सारे फैसलों पे एक्शन ऑलरेडी हो गया है, कल हुआ है, आज भी हो रहा है, लगातार हो रहा है और उनको सेक्रेटरी सर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ, शायद थोड़ी डिटेल्स भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं उनका नंबर, उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में, लेकिन आईसीयूज़ के ऊपर बोझ पड़ रहा था, तो उसको बहुत तेज़ गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था। तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी, लगभग 3523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर संभव करेंगे और इसका बहुत हद तक काम हो भी गया है। जो डीआरडीओ में हमारी फैसिलिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो कायम किया गया है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसको हमारी आर्म्ड फोर्सेस रन करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। उसमें 537 नए आईसीयू बेड्स का प्रावधान किया गया है और ये नंबर तेज़ गति से बढ़ेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 2680 आईसीयू बेड का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, आरएमएल हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में भी 45 बेड बढ़ाए जाएंगे बड़ी तेज़ गति से। और इस तरह से प्लान है सामने कि हम आईसीयू को लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 6000 से ऊपर हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि सेफ जोन में हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार ये भी संभव किया जा रहा है कि आईसीयू बेड्स की जो मिलना है वो भी एफिशिएंटली हो और उसके लिए तालमेल में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि राजेश भूषण जी ने बताया कि 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं उनसे हम फ्लाई इन करवा रहे हैं दिल्ली में और उनमें से आधे से ज़्यादा जो प्लान किया गया वो आ भी गए हैं
और बाकी जो हैं वो आज कल में पहुंच जाएंगे। तो सुदृढ़ होगा हमारा सिस्टम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से बाकी भी जहाँ जहाँ ये मैन पावर अवेलेबल है, भारत सरकार के पास है, एमसीडी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एम्स के सिस्टम में है, उसको भी इकट्ठा करके ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ओवरऑल, सिर्फ आईसीयू की ही नहीं, जो ओवरऑल कैपेसिटी की स्ट्रेंथनिंग और एफिशिएंसी की बात है, उसको संभव किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग में बड़ा फैसला हुआ है कि टेस्टिंग को हम लगभग डबल करेंगे या डबल से भी ज़्यादा पे ले जाएंगे। जैसे बताया गया, लगभग 57,000 टेस्ट हो रहे थे और उसमें से कोई 20,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के हो रहे थे, कैपेसिटी 27,000 की थी। तो दोनों को ही, आरटीपीसीआर को भी और एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जाएगा और 1 लाख से ऊपर 1.2 लाख की तरफ लेके उस नंबर को जाएंगे बड़ी तेज़ गति से। तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। 10,000 टेस्ट लगभग आईसीएमआर और भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की लेबोरेटरीज़ का सिस्टम है हमारे पास, सारा नेटवर्क, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह से जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी को भी खींच के, वो रिसर्च के लिए नॉर्मली यूज़ होते हैं, उनको पेशेंट केयर के लिए इस्तेमाल करके हम लगभग 1,000 टेस्ट बढ़ाएंगे। और बहुत इनोवेटिवली 10 मोबाइल लेबोरेटरीज़ का प्लान है, जिसमें से कि 5 मोबाइल टेस्ट लेबोरेटरी अगले 2-3 दिन में, अगले 4 दिन में, 5 दिन में आ जाएंगे और फिर उसके बाद अगले हफ्ते में एडिशनल मोबाइल लैब्स भी आएंगी। तो एश्योर करना चाहेंगे कि टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ही नहीं, उससे भी ऊपर एक क्वेश्चन किया जाएगा पैदा कि वो पूरी तरह से टेस्टिंग में कोई ढील नहीं, कोई कमी की बात ही नहीं होगी अगले कुछ दिनों में। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है, जो हम बार बार इस मंच से भी बताते हैं, टेस्टिंग होती है तो केस डिटेक्ट होता है, केस डिटेक्ट होता है तो उसके ऊपर हम वॉच रखते हैं। वी एंश्योर दैट द क्लिनिकल केयर, क्लिनिकल pathways are invoked, clinical pathways are activated, care is provided, and there is no risk to this individual. At the same time, this initiates action in terms of pandemic control through our surveillance, contact tracing protocols. So it helps in individual care as well as in pandemic control. So it is a pivot. It is a basic lever on which the whole strategy of pandemic control rests. And therefore, we are looking forward to a very optimum number and quality sharing between RT-PCR and antigen as per protocols to be ensured in a matter of a few days. And already action has been taken. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी फैसला किया गया था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी भूमिका बहुत अहम है, हम सरकार की तरफ उनके इस काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं। पूरी तरह से उन्होंने अपने अस्पताल को, अपने स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को इसमें जोड़ा है और सबकी सेवा करी है। देश में ही, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सारे देश में हम उसको पूरी तरह से रिकग्नाइज भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन उसमें तालमेल को ठीक करने के लिए लगभग 10 टीम्स बनाई गई हैं, जो सारे ही जो प्राइवेट हमारे सिस्टम है कोविड में जो लगा हुआ है वहाँ जाएंगे, वहाँ उनके साथ जुड़ के जायज़ा भी लेंगे, कोई कमियां हैं उसका भी सुधार करेंगे और टीम्स को इनकरेज भी करेंगे, और जहाँ भी हमें मदद करने की उनको ज़रूरत है वो मदद भी उनको एक्सटेंड की जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि वहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, क्या उनकी सेवाएं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, और जो मिलके करना चाहिए वो किया जाएगा। रेलवे में आपको ज्ञात होगा कि रेलवेज़ ने बहुत सारे बेड्स उपलब्ध किए हैं रेलवे सिस्टम के अंतर्गत, रेलवे की बोगीज़ में। वो हमारा एक तरफ से रिज़र्व है हमारे पास, और बहुत महत्वपूर्ण रिज़र्व है कि अगर मुसीबत बढ़ती है तो हमें ये हज़ारों की तादाद में ये बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। उसको भी एक्टिवेट किया गया है और फर्स्ट फेज़ में कम से कम 800 बेड का बंदोबस्त आज हो गया होगा, और उसमें भी हमारा ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे क्वारंटाइन हो रहे पेशेंट या आइसोलेट होने वाले पेशेंट्स को हम लेके जाएंगे। कुछ ज़रूरतें थीं, जो बाईपैप मशीन होती है, जो कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरतें थी,
दिल्ली सरकार को से रिक्वेस्ट थी लगभग 35-40 ऐसी मशीनों को उपलब्ध कराना, वो हो गया है। और ये मशीनें और भी जहाँ पे लगनी हैं उनका भी बंदोबस्त कर देगा, जैसे कि DRDO के सिस्टम में। एक इम्पॉर्टेंट बात पेंडेमिक कंट्रोल की दृष्टि से की गई है कि जो हाउस टू हाउस सर्वे करने की एक डिसीजन लिया गया है। हमारे पास कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ केसेस ज़्यादा है, तो सारे एरिया को इकट्ठा लिया जाता है कि इनको संभाले, और इसमें क्योंकि नंबर ज़्यादा है, सिम्टोमेटिक केसेस भी हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाए और लगभग सबको ट्रेस किया जाए कि उनमें से किसी को कोई सिम्टम है तो टेस्ट किया जाए। लेकिन इसको बियॉन्ड कंटेनमेंट जोन भी, जो वल्नरेबल पॉकेट्स हमें दिखाई दे रही हैं अपने सिस्टम के साथ में, सर्वेलेंस की जो प्रक्रिया है, तो उसको भी लेकर एक मैसिव हाउस टू हाउस एफर्ट किया जाएगा। अभी लगभग 3000 टीम काम करती हैं, अब इनको ऑगमेंट करके 7-8 हज़ार टीम्स को साथ में जोड़ा जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इसके ऊपर डिटेल्स जो हैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन केस को ढूंढना, केस को ढूंढ के उनको आइसोलेट करना, उनकी देखभाल करना, उस केस के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करना, उनको टेस्ट करना और उनको रिक्वेस्ट करना कि क्वारंटाइन करना, उनको अलग करना, गाइडेंस देनी, और ज़रूरत पड़े तो उनको हमें जाके जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ रखना, ये पेंडेमिक कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इससे भी पेंडेमिक कंट्रोल को, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो ये एफर्ट भी ऑगमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पेंडेमिक कंट्रोल के सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो उन कामों में भी तेज़ गति लाई जाएगी। इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि जो होम केयर हम प्रोवाइड करते हैं, जो केसेस आइसोलेट किए जाते हैं, पॉजिटिव केसेस आते हैं, अगर वो स्टेबल हैं और घर में बंदोबस्त हो सकता है तो वो केयर घर में दी जाती है अकॉर्डिंग टू अ प्रोटोकॉल। अभी तक ये जो केयर प्रोवाइड करी जा रही थी वो लगभग 25,000, 20,000, 25,000 एक्टिव केसेस में दी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर नंबर बढ़ता है तो एक फैसला ये भी किया गया दिल्ली सरकार के साथ मिलके कि हम घर में जो केयर हो रही है उसको सपोर्ट करने का जो हमारा बंदोबस्त है, सपोर्ट सिस्टम है, टेलीमेडिसिन का सिस्टम है, उनको बताना, उन तक पहुंचना, उनका पल्स ऑक्सीमीटर लेना वगैरह, जो भी प्रोटोकॉल है, उसको भी कैपेसिटी को रैंप अप करके 35 से 40 हज़ार एक्टिव केसेस को घर में देखभाल करने का, बंदोबस्त करने का प्लान भी शामिल है। तो आप देखेंगे कि सब तरफ से जो इस सिचुएशन से जूझने के लिए जो फैसले होने चाहिए, जो ज़रूरत सामने आई है, उसको चहुं तरफ से उसमें तेज़ गति लाई गई है, इंटेंसिफिकेशन किया गया। देयर इज़ अ होल हार्टेड 360 डिग्री एफर्ट to take care of the situation which has emerged in Delhi, which is worrying, but we will all face it together. But the fact remains that we have to be vigilant. Beyond a stage, this kind of intensity of pandemic can be very dangerous to lives as well as livelihoods, as well as total fabric of the society. So I again would therefore urge that it is very important that we as citizens play our responsibility. उत्सव भी हो गए, पोल्यूशन का भी माहौल बना हुआ है, विंटर का भी सीज़न है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। ये चीज़ें अभी भी ज़रूरी हैं। हमारा ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहे अगर, तो वो जिम्मेवारी से ही चल सकती है। बिना जिम्मेवारी के जैसे सिचुएशन आपके सामने तीसरी बारी इमर्ज होगी, 3 ग्राफ आपने देख लिए, ये इसको काबू लाने की चेष्टा तो करते रहेंगे। क्या हम मिलके ऐसी सिचुएशन ना हो? अब तो और हमने क्लोजली देख लिया कि कहाँ 3000 के नंबर से हम डरते थे, अब 8000 और 9000 के नंबर तक हम पहुँच गए। तो फिर उसी बात पे हम वापस लौटते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, नागरिक की जिम्मेवारी इसमें क्या है। और उसमें फिर याद दिलाना चाहूँगा कि जो पहला मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि जब तक दवाई नहीं, कोरोना के लिए कोई भी हमारे व्यवहार में ढिलाई नहीं। उसके बिंदु हैं मास्क पहनना है, उसका बिंदु है 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ को बार बार धोना है, हाथ को साफ रखना है। इससे बचाव होगा आपका भी, आपके परिवार का भी।
और ये हमें मंत्र की तरह अपनाना है, ड्यूटी की तरह अपनाना है, अपने लिए और सोसाइटी के लिए और देश के लिए। इसके अलावा जो बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, भीड़ मत पैदा करिए। भीड़ एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बनता है। कुछ जो असर आप देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाज़ारों में भीड़ आई, बाज़ारों में हम पहुँचे, उत्सव के लिए आए, पार्टियाँ होनी शुरू हो गई। पार्टियाँ फिर भी हो जाएंगी, ये सब मना लेंगे हम, लेकिन अगर बड़ा नुकसान हो गया तो कैसे हम उसको मानेंगे। और आप देख रहे हैं कि यूरोप में क्या समस्या बन गई है, वहाँ बेड अब फिर ख़त्म हो गए, वही हालात हो गए हैं। इटली में भी ले लीजिए, चाहे फ्रांस में ले लीजिए, यूके में ले लीजिए, वही हालात पे वापस आ गए हैं। तो हम क्यों नहीं सीखते इन सब चीज़ों से? अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो सब कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और इसी तरह से आगे जो 2 बिंदु जोड़ना चाहूँगा, पहला हो गया कि मास्क पहनना है, वो 3 मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उनको रिपीट किया मैंने। दूसरा, मैंने अभी विनती करी है कि भीड़ का माहौल, ग्रुप करना, पार्टी करना, इकट्ठ करना, बैठ के बातें करना कम करिए, बाहर मत निकलिए। खासकर बुजुर्गों को बाहर निकलने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, जहाँ तक हो सके। लेकिन तीसरा बिंदु जोड़ा है आज सेक्रेटरी साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ किसी को भी कोई सिम्टम है, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, आप अपना टेस्ट करिए। ये आपके लिए भी ज़रूरी है। क्यों डर रहे हैं हम इससे? टाइम पे टेस्ट होगा तो आप परिवार की नज़र में रहेंगे, हमारे हेल्थ सिस्टम की नज़र में रहेंगे और व्यवस्था की नज़र में रहेंगे। टेस्ट कराइए, पॉजिटिव हैं तो देखभाल हो जाएगी, लेकिन आप भी अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, बाकियों को बचाएंगे, तो ये भी एक नागरिक की जिम्मेवारी है। पहले इस बात को हम कहते थे, लेकिन अब दिखाई देता है कि इसको लाइटली लिया जा रहा है। पहले हम सोचते थे कि जिसको तकलीफ है वो तो खुश होके आगे आके टेस्ट करवाएगा, लेकिन देखा उल्टा जा रहा है कि तकलीफ है फिर भी हम नहीं आके आ रहे। कुछ वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। अच्छी लो मोर्टेलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम खुद रिस्क लें अपने आप। आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो जाएगा, घर के किसी बुजुर्ग का हो जाएगा, आपके दोस्त का हो जाएगा, ऑफिस में काम करने वाले का हो जाएगा, समाज का हो जाएगा। तो टेस्ट कराइए, उसके बाद में जल्दी टेस्ट कराएंगे, सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। तो ये तीसरा बिंदु आज हम जोड़ रहे हैं। और चौथा, वो भी उतना ही ज़रूरी है, उसका भी जिक्र सेक्रेटरी सर ने बड़े अच्छे तरीके से किया। व्यवस्था वैसी है कि एक पॉजिटिव केस होता है तो 16 कॉन्टैक्ट को हम ट्रेस करते हैं दिल्ली में और उनको वॉच करते हैं। लेकिन उसमें भी जो जिम्मेवारी उस पर्सन की भी है कि मैं उस पीरियड के दौरान बाकियों से अलग हो जाऊं, क्योंकि पॉसिबल है कि मुझे उस पॉजिटिव व्यक्ति से इन्फेक्शन हुई हो, गॉड फॉरबिड। अगर वो इन्फेक्शन हुई है तो मुझे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देनी है, मुझे क्वारंटाइन में रहना है। पॉजिटिव केस को हम आइसोलेट करते हैं पूरी तरह से और कॉन्टैक्ट को हम क्वारंटाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं आप पॉजिटिव हो, कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आप में भी संक्रमण की शंका हो सकती है, इसलिए आप अलग हो जाइए, अपने ऊपर नज़र रखिए और 7वें 8वें दिन एज पर प्रोटोकॉल टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो 14 दिन अलग रहेंगे। एक ही बात है, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं हो। ये प्रोटोकॉल है और हमें इसको फॉलो करना है। और अब जिम्मेवारी नागरिकों के ऊपर आ रही है कि हम तो बता बता के थक गए, सिस्टम बता बता के थक गया। प्लीज़ इसको भी अपनी जिम्मेवारी लीजिए कि अगर आपके कांटेक्ट में ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव था और आप उसके कांटेक्ट में थे, उसके 2 दिन सिम्टम आने से पहले और जब तक उसको सिम्टम आए और आपसे कांटेक्ट हुआ, इस पीरियड में अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा इस व्यक्ति के साथ थे कुल मिला के किसी भी टाइम, तो आप वॉलंटरली आप क्वारंटाइन में जाइए और हमें सूचना दीजिए। आपका टेस्ट करेंगे, आपको वॉच करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चौथी जिम्मेवारी भी आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद है जैसे सारे देश में सिचुएशन कंट्रोल में आई है, दिल्ली में भी और कुछ प्रदेशों में जहाँ पे इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, उसकी चर्चा पिछली बार भी करी थी, वहाँ भी हम कंट्रोल करने में सक्षम होंगे, जल्दी सक्षम होंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को आज हम अपील करते हैं कि जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने
और मिलके बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, पूरी एनर्जी को झोंका है, पूरी एनर्जी को लगाया है। उसी तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हम नागरिक भी अपना पूरी जिम्मेवारी को निभाएं, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने परिवार के इंटरेस्ट के लिए, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह की सिचुएशन दिल्ली में बन रही थी, उन नंबर को जिनकी बात अभी हमने करी है, वो अनसस्टेनेबल है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। उससे डर के रहिए, वो नहीं होने देनी है हमने। इसमें हम सब इकट्ठे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। 31। सर वैक्सीन को लेके मैं मानता हूं पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन की चर्चा बहुत हुई है और ये उम्मीद भी बांधती है सारी दुनिया के लिए। और जैसे हमने इस मंच से कई बार एक्सप्लेन किया है कि भारत इस प्रोग्रेस में अग्रणी देशों में सम्मिलित है। तो छोटे ब्रीफली अगर कहना चाहूँ तो हमारे जो वैक्सीन्स हैं ट्रायल्स वो ठीक चले हुए हैं। फेज़ 3 में अब हमारे सीरम वाला वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो सीरम यहाँ पे कर रहे हैं ICMR के साथ मिलके, वो फेज़ 3 उनका ठीक चला हुआ है, लगभग कंप्लीट हो गया है, फॉलोअप रह गया है, बहुत प्रोग्रेस है। भारत बायोटेक ICMR जो वैक्सीन है वो भी सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो अब आगे बढ़ गया है, फेज़ 3 शुरू हो गई है। फेज़ 2 के रिजल्ट्स कभी भी एक्सपेक्टेड हैं। कैडिला वाले फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, रिजल्ट्स आने की वेट हो रही है, फॉलोअप पीरियड ख़त्म होने की बात हो रही है। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीन है, जो हमारा डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉरेटरी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहा है, उसकी भी ट्रायल की फेज़ 2 गोइंग टू फेज़ 3 इकट्ठा ट्रायल जो उसकी परमिशन उनको मिली है, उसका काम भी पूरी तैयारी हो गई है और जल्द ही जल्द सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि अगले हफ्ते तक वो भी ट्रायल इस धरती पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई का एक अर्ली फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल है, वो भी हो गया। तो 5 वैक्सीन कम से कम भारत की भूमि पर आज ट्रायल में सम्मिलित हैं वेरियस फेजेस में, और उनमें से 2 जो हैं फेज़ 3 में हैं और रशियन वाला थोड़ा सा फेज़ 3 से हटके है, थोड़ा पीछे है। तो ये तो भारत की सिचुएशन है। बाहर जो सिचुएशन इमर्ज हुई है वो मॉडर्ना वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, वो मैसेंजर RNA के बेस के ऊपर, और फाइज़र का भी mRNA वैक्सीन है, वो पब्लिक डोमेन में है। उन डेवलपमेंट्स को भी हम वॉच कर रहे हैं। वो इंटरिम रिजल्ट्स हैं, पूरे रिजल्ट्स अभी नहीं है, उनका भी लाइसेंशियर अभी कहीं भी किसी जगह भी नहीं हुआ है। उम्मीद बनती है, लेकिन वी आर डूइंग वेल। 34। सर मेरा सवाल वैक्सीन को लेकर ही है कि कुछ जो वैक्सीन्स हैं उनका दावा है कि मतलब उससे टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा माइनस में, -70 -20 इस तरह से। तो अगर मान लीजिए ये वैक्सीन पहले आती है हमारी वैक्सीन से पहले और अब सरकार लेती है, तो इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएगी? क्या कोल्ड स्टोरेज और फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास? जो इन सब भी वैक्सीन जिनका नाम मैंने अभी तक लिया, अपने 5 और ये 2 का नाम लिया, उनमें से एक ही ऐसा वैक्सीन है जिसको कि हमारे नॉलेज में -70 -80 डिग्री पे ले जाया जाता है और फिर थोड़े दिनों के लिए हायर टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, पर वो भी एक मुश्किल कोल्ड चेन की व्यवस्था, उसकी मुश्किल व्यवस्था है। ये सिचुएशन डेफिनेटली वैक्सीन को स्केल अप करने में बहुत बड़ी बाधा बनेगा। ये आसान किसी भी देश के लिए नहीं है कि इतने नंबर को कोल्ड चेन को ऐसे पैदा किया जाए, लेकिन हम इसको जानते हुए अपनी तरफ से कैसे इसको बढ़ाना होगा, कैसे इसको अगर देश में लाना होगा, तो हमें क्या करना चाहिए वो हम लोग इसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ज्ञात है कि इस वैक्सीन की डोजेज़ भी जो हैं इतनी नहीं मिल पाएंगी जो कि हमारे देश की ज़रूरत को पूरा कर पाए। तो इस पूरी तरीके से इसके ऊपर वॉच है। अगर ये आना होगा, इसकी ज़रूरत होगी,
तो उसके लिए जो करना होगा, जितनी डोजेस भी हमें उपलब्ध होंगी उसकी तैयारी भी चल रही है, इन पैरेलल ऑल्टरनेट प्लान्स हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो दूसरे 5 वैक्सीन जिनकी मैंने बात अभी आपके सामने करी है, उन 5 वैक्सीन में से हमें सक्सेस मिलेगी और वो इजी प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें डोजेज की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा है, वो संभाल सकती है हमारी इस पेंडेमिक को जितने नंबर चाहिए। तो हमें उस तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर यही वैक्सीन पे हमें आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भी पक्की बात है कि इसके मिलेगा भी अगर, तो शायद अभी कुछ महीनों में मिलेगा, पहले बाकी जगह ये लेके जाएंगे। लेकिन हम बातचीत में हैं और जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी साझा किया जाएगा। 37। सर, सरकार कहती है कि अस्पतालों में बेड उपलब्ध है, लोग जब जाते हैं तो अस्पताल बोलता है कि बेड है नहीं। क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाने का वक्त आ गया है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या जो कुछ भी हो, कि जो भी अस्पताल में बेड अवेलेबल हो वो लोगों को दिखे, या कोई अस्पताल जाता हो तो वही अस्पताल अगले अस्पताल को कांटेक्ट करके बताए कि आप डायरेक्ट वहां जाइए, बेड खाली है? क्या ऐसा वक्त आ गया है? सरकार इस पे काम कर रही है? जून और जुलाई में जब इस प्रकार की समस्या दिल्ली में उत्पन्न हुई थी तो एक तो मोबाइल ऐप बनाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि यूज़र को ये बताता था कि किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी परामर्श दिया था दिल्ली सरकार को, जिसका पालन भी हुआ था। वो ये था कि प्रत्येक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड LED का लगाया जाए जिसमें बताया जाए कि किस श्रेणी की कितनी बेड्स उपलब्ध हैं। अभी जो 10 दल बनाए गए हैं, जिनमें हर टीम में 3 लोग हैं, जिनमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इन डिसिप्लिन्स के हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं भारत सरकार के सीनियर। ये प्रत्येक अस्पताल में जा रहे हैं। आज से इन्होंने शुरू किया है। दिल्ली और NCR के वो अस्पताल जो निजी क्षेत्र में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ये देख रहे हैं कि उन बेड्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, बेड्स के एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जा सकती है। इनको 2 दिन का समय है। आज और कल में ये अधिकांश बड़े अस्पतालों के साथ इस प्रकार का डायलॉग करेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद जो भी नए कदम लिए जाएंगे इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, उसके परिणाम आप सब देखेंगे। 84। सर, क्या कोविड टेस्टिंग के लिए आधार मैंडेटरी है? अगर है तो वो लोग क्या करें जिनके पास आधार नहीं है? कोविड टेस्टिंग के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। आपके प्रश्न का बहुत ही साधारण सा उत्तर। 14। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि कुछ भी लक्षण है तो जरूर टेस्ट कराना चाहिए। 14 या सर, दिल्ली में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने LG के जरिए होम मिनिस्ट्री को एक रिकमेंडेशन भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप अगर चाहें, क्योंकि आप ही परमिशन देंगे उसके बाद चीज़ें हो सकती हैं, कि साप्ताहिक बाज़ारों को बंद कर सकते हैं हम लोग, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई और चीज़ों के सुझाव भी दिए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर लॉकडाउन जैसी चीज़ें और बाज़ारों को बंद करने जैसी नौबत के कदम उठाने पड़ रहे हों? आप बोलेंगे? प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या मानते हैं। प्रश्न ये है कि यदि आप इस प्रकार के कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और वो प्रक्रिया निर्धारित है। अगर दिल्ली सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव, या तो दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि माननीय LG की अध्यक्षता में है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदस्य हैं, को प्राप्त होता है तो उस पर वहाँ विचार किया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव LG साहब के मार्फत भारत सरकार को प्राप्त होता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। 13। Sir, there are 2 parts to my question. One is there any analysis that has been done on what is the average time between a person's diagnosis and hospitalization in the country and in Delhi?
And what is the average time between hospitalization and death in the country and in Delhi? And what is the average hospitalization period Okay, it's all right. to recovery? आपका पहले पार्ट का एनालिसिस रेडिली नहीं है हमारे पास, लेकिन दूसरे पार्ट का बिल्कुल है। पहले देखा जा रहा था जब पेंडेमिक शुरू हुई है काफ़ी हद तक, मई, जून, जुलाई, जून तक कह सकते हैं, देश भर में और पर्टिकुलरली दिल्ली के एनालिसिस के बेस के ऊपर हमें ये पाया जाता था कि लगभग 60% मोर्टेलिटी जो है, और उससे भी ज़्यादा मान लीजिए 70, 65, 70, पहले 72 घंटे अस्पताल में दाखिल होने के बीच में हो जाती थी, और इसका आधा जो था वो 24 घंटों में होता था। मतलब जो सारी डेथ होती थी अस्पताल में आने के बाद, उसमें से जो 2/3 हैं वो 72 घंटों के अंदर होती थी, और फिर वो धीरे धीरे होती थी, और इसमें से भी जो आधा था वो पहले ही दिन ही होता था। इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सिग्निफिकेंट और क्लियर कट इम्प्रूवमेंट सारे देश में देखने में आई है, क्योंकि हमें इस बीमारी से जूझने का, समझने का सिस्टम समझ आया। और जब ये प्रत्यक्ष किया गया मीटिंग्स में जो स्वास्थ्य विभाग लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेते हैं, उसमें इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया। उसके बाद बदलाव आया, और दिल्ली में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज उसके बाद आई है, पॉजिटिव चेंज आई है, और ये हमें हमारी नज़र में हमेशा रहेगा। और अभी भी मॉनिटरिंग सिस्टम में वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर ट्रैकिंग दिस एस्पेक्ट, हाउ वी आर डूइंग, बिकॉज इट इंडिकेट्स द entire efficiency of mobilizing from home, ambulance services, access to beds, and also the efficiency of the treatment. I want to add one aspect which is important decision which I overlooked, that there is also an immediate plan to activate 5,000 beds in the Chhatarpur Radha Swami Vyas facility. 5,000 isolation and oxygen beds are also being activated as an additional buffer, and that is also part of the decision. इसके ऊपर भी काम और कार्यान्वयन हो रहा है। 21. और वैक्सीन के ऊपर एक स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूँगा, और वो इम्पॉर्टेंट है आज का। मैं सुओ मोटो कहना चाहता हूँ कि WHO के DG ने क्लियरली कहा है, और जो सोच हम यहाँ भी प्रस्तुत करते आए हैं, a vaccine will complement other tools we have, not replace them. A vaccine on its own will not end the epidemic. वैक्सीन एक टूल है, सिर्फ एक टूल, लेकिन जो हमारे बाकी टूल हैं, अपने आप को बचाना, टेस्टिंग होना टाइम पे, ट्रीटमेंट टाइम पे होना, सर्वेलेंस होना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना, ये भी टूल्स हैं। उनमें से एक वैक्सीन टूल है। तो वैक्सीन के ऊपर उम्मीद करनी चाहिए, गेम चेंजर है, लेकिन अकेले में सब कुछ नहीं, ये हमें याद रखना चाहिए। Yes, 21. My question is about the evolution of home care from central and state perspectives. So does the center intend to cap prices of how home care is happening, like they've capped the IPD prices or the hospitalization prices? Because certain companies like Portia were quoting about 3,000 to 3,500 per patient in Delhi, and therefore then were, later the Home Ministry had said that such services of Portia, etc. should be discontinued. So what is your perspective on price capping in home care? The Union Home Ministry or Union Health Ministry have never specifically directed any state or UT, including Delhi, to discontinue home isolation services or home isolation services being monitored by specialized agencies. So that is something I wanted to make clear at the outset. Having said that, what we do regularly is that we share good practices. अनेक राज्यों में इस प्रकार की बेहतर प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के माध्यम से जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनकी रखवाली, उनकी देखभाल की जाती है। और किस प्रकार से उन एजेंसीज को राज्यों ने प्रोक्योर किया, द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरिंग दोज एजेंसीज, किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव प्राइजेस फिक्स किए गए, कैसे एक उचित दर निर्धारित की गई, एंड हाउ आर द एक्टिविटीज ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज। ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो होम केयर वालों की निगरानी कर रही हैं, इनकी गतिविधियों की निगरानी भी तो की जानी आवश्यक है।
तो राज्य सरकारें कैसे कर रही हैं, ये सब हम अन्य राज्यों से शेयर करते हैं। और इसके आधार पर हमने ये पाया है कि अनेक राज्यों ने इस व्यवस्था को बेहतर किया है और इस व्यवस्था में जिस प्रकार के मूल्य लिए जा रहे थे उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है। Last question, 24. To the Secretary, sir, is the government preparing draft scheme for vaccine distribution, and are you mapping out cold chain storage facilities for COVID-19 vaccine distribution? As we have repeatedly shared with you, there is this national expert group on vaccine administration, and one of the mandates of this national expert group is to have a time-bound scheme to ensure the fulfillment of the commitment that the Honorable Prime Minister made to the nation from the ramparts of Red Fort on the occasion of 15th of August, where he said that citizens will be inoculated as soon as the vaccine becomes available. So that is one of the mandates of the expert group, which is headed by Dr. Paul and co-chaired by me. So yes, there is a document that is in its final stages of preparation. We have already shared it with the state governments and we have taken their inputs. We are also in the process of finalizing the databases of various priority population groups which will be administered the vaccine if and when it becomes available. And there also we are in close collaboration with the state governments as well as with other central ministries. Thank you very much, sir. Thank you, friends. योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं। आपके गाइडेंस